बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान में कोरोना का बढ़ता फैलाव, एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी जारी। कोरोना की दूसरी लहर में तशवीशनाक हद तक इजाफा। ऑपोजिशन मुल्तान में जलसा करने पर बज़िद, हुकूमत की रोकने की कोशिश। कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार कौन, हुकूमत, ऑपोजिशन या अवाम? ऑलरेडी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर शदीद खतरनाक है और जून से भी सूरत हाल ज्यादा बदतर हो सकती है। पिछले 24 घंटों में अगर बात की जाए तो 54 अमवात हुई हैं और 3113 केसेस सामने आ चुके हैं। कौमी राबता कमेटी का इजलास भी हुआ जिसमें पाबंदियां आयद की गई हैं। मुल्क भर में इंडोर रेस्टोरेंट्स पर पाबंदी है, तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है, लेकिन सियासी सरगर्मियां उसी तरह से जा रही हैं। लेकिन इस सेगमेंट में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि कोरोना से बचाव किस तरह से मुमकिन है और क्या इस बार कोरोना का बिहेवियर पहली बार की निस्बत मुख्तलिफ है और क्या यह लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है तो कितनी शदीद हो सकती है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और कोरोना की जो दूसरी लहर है इस पर हम बात करेंगे। मुझे वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सेक्रेटरी जनरल पीएमए डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ने। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। कोरोना की जो सूरत हाल है वो पहली लहर की तरह शिद्दत तक पहुँच चुकी है या अभी हमने शिद्दत को क्रॉस नहीं किया है, या ये जो दूसरी लहर पहली लहर जितनी खतरनाक नहीं है? कि अगले 2-3 हफ्ते पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करेगा। लिहाजा इसीलिए हम पिछले 1-1.5 महीने से कह रहे हैं कि सेकंड वेव आ चुकी है, इसमें इजाफा होता चला जाएगा, जो कि हो रहा है और हुआ भी। तो अब हम आगे की भी बात कर रहे हैं जो कि हम ये समझते हैं कि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये वायरस म्यूटेट होके बहुत स्ट्रांग हो चुका है और पहली वेव से ज़्यादा ये लीथल है वायरस, और हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब जो है लोग जो है परेशान हैं अस्पतालों में, बहुत सारे अस्पतालों में, ख़ासकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जगह मौजूद नहीं है। तो सिर्फ एक ही बात है कि इस पे जितना ज़्यादा हो सके सीरियसली एसओपीज़ को फॉलो किया जाए ताकि इस बीमारी के फैलाव को रोका जाए। सही। डॉक्टर साहब, पहले जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो ये तासुर दिया जा रहा था कि पाकिस्तान वर नॉट रेडी फॉर दिस, क्योंकि मेडिकली हम उस तरह से स्ट्रांग नहीं थे, हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो उस तरह से स्ट्रांग नहीं था, फ्रिजाइल था। लेकिन पहली लहर से क्या कुछ सीखा नहीं हम लोगों ने, इस वजह से कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है? लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इस बार कोरोना वायरस जो है उसका बिहेवियर का तब्दील हुआ है जो ज्यादा स्ट्रांग है, या लोग इसको संजीदगी से नहीं ले रहे हैं? देखिए, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हमारे यहाँ जो पहला केस आया था वो 26 फरवरी को आया था और हमने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने 22 जनवरी को ये हुकूमत पाकिस्तान को और अवाम को बता दिया था कि चाइना के शहर वुहान में एक बीमारी ऐसी आई हुई है जिसमें 6 लोग इंतकाल कर चुके हैं और 300 लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं। इस बीमारी का नाम है कोरोना वायरस। तो लिहाजा ये बीमारी बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान आ जाए, उसकी तैयारी की जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप सही कह रहे हैं कि पिछली दफ़ा वो तैयारी नहीं हो पाई और ये फैलता रहा और बहुत ज़्यादा फैल गया। लेकिन बीच में अल्लाह का बड़ा करम हुआ था कि अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की थी कि ये नंबर ऑफ केसेस जो है बहुत कम होने शुरू हो गए, यहाँ तक कि 200, 250, 300 के करीब केस आ गए। उस वक्त हमने कुछ गलती की जिसके वजह से ये कोरोना के नंबर ऑफ केसेस बढ़ने लगे। वो गलती ये थी कि हमने उस वक्त खुशियां मनानी शुरू कर दी थी कि शायद हमारा जो है वो केस जो है, हमारे जो कोरोना की जितने भी केसेस है पाकिस्तान से खत्म हो गया, बल्कि ये समझा गया कि कोरोना जो है पाकिस्तान से टोटली एलिमिनेट हो गया है। और फिर लोग जो है ये समझ गए कि जी रेस्टोरेंट खुल गए, स्कूल खुल गए, शादी हॉल्स खुल गए, सब लोग तमाम वो चीजें भूल गए, तमाम वो चीजें नॉर्मल करने लगे जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में करते रहे, कि हाथ मिलाते रहे, आपस में गले मिलना शुरू हो गए और करीब करीब बैठ रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। रेस्टोरेंट में भी देखा गया कि जहां जहां फूड स्ट्रीट्स है वहां पर भी लोग करीब करीब होके खाना खा रहे थे और इंजॉय कर रहे थे, जिसकी वजह से ये खतरा था। और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन उस वक्त से चीख रही थी कि खुदारा
समझें, हुकूमत भी समझे कि इस वक्त हम फतह से पहले ही फतह की खुशियां मना रहे हैं। ये गलत हो रहा है। कोरोना खत्म नहीं हुआ है, उसमें उसकी शिद्दत में कमी जरूर आई है, लेकिन किसी ने कोई अच्छा तासुर नहीं दिया या कोई अमल नहीं किया, जिसकी वजह से ग्रेजुअली ये बढ़ता रहा। और इसके साथ साथ दूसरी बात भी इसके बढ़ने की ये है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो कुव्वत है, जो म्यूटेशन के बाद जो ये वायरस है, ये डिफरेंट वायरस हो गया है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो लोग पिछली दफा कोरोना में जो मुब्तला होकर ठीक हो गए अल्लाह के फजल करम से, वो भी अपने आप को हिफाजत करें, क्योंकि वो भी बीमार हो सकते हैं इस बीमारी में दोबारा। और जब दोबारा बीमार होंगे तो ज्यादा खतरा होगा। लिहाजा मिलके सही। डॉक्टर साहब, अभी क्या सिचुएशन लॉकडाउन की तरफ जा सकती है? और जिस तरह से साथ ही साथ ये भी फरमाएगा, आप कह रहे हैं कि इस बार वायरस ने जो अपना बिहेवियर है उसको तब्दील किया है। वायरस का बिहेवियर तब्दील होने के बाद क्या ये भी है कि इफेक्ट जो लोग हो रहे हैं, पहले कहा जाता था जो लोग उम्र रसीदा हैं, जो लोग पहले से बीमार हैं, वो ज्यादा इफेक्ट होते हैं, नौजवान लोग इफेक्ट नहीं होते, तो क्या इस बार नौजवान लोग भी ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं? और क्या सूरत हाल लॉकडाउन की तरफ जा सकती है? क्या वही वाहिद हल है, या SOPs पर अमल दरामद करें तो फिर लॉकडाउन से बचा जा सकता है? देखिए, इस दफा तो जो हम देख रहे हैं कि खवातीन भी कोरोना में मुब्तला हो रही हैं, नौजवान भी हो रहे हैं और इंतकाल भी कर रहे हैं नौजवान। पिछली दफा भी कुछ हमारे डॉक्टर्स, नौजवान डॉक्टर्स भी इंतकाल कर गए हैं, इस दफा भी नौजवान डॉक्टर्स इंतकाल कर गए हैं। लेकिन इसका जो आपका सवाल है, जो वाहिद इलाज है, वो इलाज तो लॉकडाउन ही है, अगर हालात मजीद खराब होती है तो। लेकिन अगर अच्छी बात यह होती है कि आप कोरोना से भी बचे और आपकी मईशत भी, आपका कारोबार भी, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी भी चलती रहे, तो इसके लिए जरूरी है कि आप SOPs पे सख्ती से फॉलो करें। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो मास्क है, आप वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं कि हम अपने आप को वैक्सीनेट हो जाए और अब सेफ हो जाए, तो अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इस वक्त जो ये वैक्सीन मौजूद है, जिसको मैं मास्क कहता हूं, ये वैक्सीन है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है। जैसे वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करता है, इसी तरह से मास्क आपको प्रोटेक्ट करता है। तो खुदारा 3-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जब भी आप लोगों के साथ रहें, 2-3-4 लोग हैं या हुजूम में जाते हैं, अव्वल तो आप हुजूम में जाना बंद कर दें। खुदारा अपने घर पे दावतें बंद कर दें, दावतों में जाना बंद कर दें, अननेसेसरीली हुजूम में ना जाएं। बहुत सारे वाकयात, मैं अब 3-4 दिन से लोगों की कॉल्स रिसीव कर रहा हूं कि, और उनकी जब हिस्ट्री लेता हूं, यही पता होता है कि हाँ जी, वो घर में तकरीब थी या कहीं तकरीब में गए थे, किसी शादी में गए थे, किसी गैदरिंग में गए थे। तो लिहाजा ये बंद कर दे। अगर जाना मकसूद है तो मास्क जरूर लगा के रखें, कम से कम 5 से 6 फीट का फासला रखें, हाथ को बार बार धोएं, इसलिए कि ये जो उंगली है, इस उंगली से आप आंख को रब करते हैं, रगड़ते हैं, नाक को छूते हैं, मुंह को छूते हैं, तो ये बीमारी आंख, नाक और मुंह के जरिए आपके जिस्म में दाखिल हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, सिम्टम्स अभी भी वही हैं, वही सिम्टम्स होंगे जो पहली लहर के थे, या सिम्टम्स में भी कोई तब्दीली आई है? नहीं, सिम्टम्स ऑलमोस्ट वही है जिस तरह से पहले थे। थोड़ा सा इसमें फर्क यह आ गया है कि सर्दी में नजला, जुकाम, गला खराब, दूसरे वायरस भी होता है, जो गले का वायरस है, जो नाक कान गले का वायरस है। फिर एक वायरस बड़ा कॉमन है जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, वो भी इस वक्त मौजूद है। और फिर कोरोना वायरस है, डेंगू का वायरस है। तो ये सब वायरसेस जो है उनका तकरीबन सिम्टम है, मिलता जुलता है। लेकिन कोरोना का जो वायरस जिस तरह पहले जो सिम्टम के साथ, अलामात के साथ आ रहे थे, वैसे ही प्रेजेंट हो रहा है। सिर्फ नजला, जुकाम, गला खराब इसमें भी हो रहा है और दूसरी बीमारी में भी होता है। और कुछ डिफरेंट तरीके से है कि मिसाल के तौर पे किसी को सिर्फ डायरिया है, पेट में हल्का सा दर्द है और उसके बाद बाकी कोई चीज नहीं है उनको, तो कोरोना का टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव है। इसी तरह से सूंघने की ताकत नहीं है, चली गई है, और कोई तकलीफ नहीं है, ना बुखार है ना खांसी है, तो पता चला कोरोना का टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव निकले। इसी तरह से टेस्ट चला गया है जी, मैं पता नहीं चल रहा डॉक्टर साहब, मैं चीनी खा रहा हूँ या नमक खा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम हो रहा है। तो जब टेस्ट कराया तो पता चला कि कोरोना पॉजिटिव है। लिहाजा इस तरह की चीजें हैं। कुछ लोगों को हल्की फुल्की खांसी है और खांसी से और ना कोई जिस्म में दर्द है, ना ही बुखार है, ना कोई डायरिया है, ना कोई और सिम्टम है। तो जब उसका टेस्ट होता है तो पता चला जी ये खांसी जो है मतलब सिम्टम्स में स्लाइड थोड़ा सा चेंज आया है।
डॉक्टर साहब, एक और चीज वाज़ेह कीजिएगा कि लोग क्वारंटाइन हो जाते हैं, अगर तासुर ये दिया जाता है कि कोरोना हो गया, उससे इंतकाल तो नहीं हुआ, क्वारंटीन हुए हैं, उसके बाद बेहतर हो गए, थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए वाज़ेह कर दीजिए कि क्वारंटीन में जाने के बाद क्या कौन सी अद्वियात हैं जो दी जाती हैं? क्या इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने की अद्वियात दी जाती हैं, वायरस को खत्म करने के लिए कोई ऐसी दवाई दी जाती है? क्योंकि लोगों के तासुर यह है कि सिर्फ क्वारंटीन होने से बेहतर हो जाते हैं। एक्सपेंसिव भी होता है क्वारंटीन में जाना? नहीं जी, बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं होता है और ना ही कोई टेंशन वाली बात है। बहुत से लोगों को देखा है कि पहले तो वो बिल्कुल ही लिफ्ट नहीं कराते हैं और उसको मानते ही नहीं है कि कोरोना कोई चीज है। लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा है, कुछ अपने जानने वालों को देखा है कि जब वो मुझसे एग्री नहीं करते हैं कि जी कोरोना कोई चीज है, लेकिन जब उन्हीं के यहाँ किसी को घर में या दोस्तों को किसी को बुखार हो गया, कुछ हो गया, तो उनकी हालत खराब हो जाती है। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि बिल्कुल हालत खराब होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जैसे किसी को बुखार है, जिस्म में दर्द है, तो वो पैरासीटामोल की गोली ले सकता है। अगर उसको उसी से ठीक हो जाता है तो आराम करे, आइसोलेट हो जाए, ताकि उसकी वजह से घर के किसी और फर्द को ना लगे, और अपनी कुव्वत मदाफियत बढ़ाएं। कुव्वत मदाफियत बढ़ती है अच्छी नींद के साथ। रात की नींद करें, अच्छी ग़िज़ा है जिसमें दाल है, सब्जी है, मछली है, अंडा है, दूध है, जूस है, सूप है, इस तरह की चीजें आप लेंगे, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो आपकी कुव्वत जो है, कुव्वत मदाफत स्ट्रांग हो जाएगी। और मैं कहता हूं कि कोरोना आने से पहले, आप उसमें मुब्तला होने से पहले भी ये सब चीजें करें। लोग खामखा रात को जागते हैं। खुदारा रात की नींद 7 से 8 घंटा, ये साइंस भी कहती है कि 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। इससे आपका इम्यून बूस्टअप हो जाता है, बहुत स्ट्रांग होता है, तो वायरस आप पे अटैक नहीं करता है। तो ये करें, नरिश ग़िज़ा लें। ये जो जंक फूड है, ये इससे इज्तनाब करें। ये आपका इम्यून नहीं बढ़ाता, इम्यून सिस्टम वीक करता है। बर्गर, पिज्जा, इस तरह की चीजें। तो लिहाजा आप ये सब काम करें। प्लेंटी ऑफ वाटर्स लें, बहुत सारा पानी, जूस, सूप, ये सब चीजें लें। तो इंशाल्लाह ताला स्टीम इनहेलेशन करें, गर्म पानी में लौंग डालकर। लिक्विड में अगर आप ज्यादा इनटेक करेंगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, टेस्टिंग कैपेसिटी के हवाले से पहली लहर में बहुत सवालात उठते थे कि हमारे यहाँ टेस्टिंग कैपेसिटी कम है, और साथ ही साथ जो टेस्टिंग का तरीका कार था उस पर भी बात होती थी। एंटीबॉडीज गालबन टेस्ट पहले इजाजत नहीं दी गई थी, इस पर भी रोशनी डाली गई। क्या हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ी है और टेस्टिंग का तरीका कार वही है? जी, तरीक़ाकार वही है, और पीसीआर ही एक वो तरीका है जिससे कि हम उसको पता कर सकते हैं कि जी इनके जिस्म में कोरोना का वायरस है कि नहीं। अब 2-3 डिवाइसेस नई भी आ गई हैं जिसमें अभी उसकी ऑथेंटिसिटी का पता नहीं है, लेकिन पीसीआर वो ऑथेंटिक है। लेकिन जो एंटीबॉडीज टेस्ट है उससे ये पता लगता है कि इस आदमी को कोरोना हो चुका है कि नहीं हो चुका है। एंटीबॉडीज टेस्ट ये होता है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, जो टेस्ट अभी हमारी एनसीओसी कर रही है, जो हुकूमत पाकिस्तान कर रही है, ये बहुत ही कम है। हमने बहुत पहले से डिमांड किया है कि हर सूबा एटलीस्ट 25,000 टेस्ट तो करे, ताकि पता चले कि हम कहाँ खड़े हैं। तो अगर हर सूबा 25,000 करता है टेस्ट तो पता चलता है। लेकिन सही मानों में जो कि फिगर अब आ रही है, जैसे 3,000 से ज्यादा की फिगर अब आनी शुरू हो गई है, और अमवात भी जो है वो 50,000 से ज्यादा होने लग गए हैं। तो ये फिगर को आप डबल ट्रिपल कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको पॉजिटिव आया हुआ है उनका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को पूरे पाकिस्तान में जानता हूं बहैसियत सेक्रेटरी जनरल के, वो पॉजिटिव है, क्वारंटाइन हो गए हैं, आइसोलेट हो गए हैं, लेकिन कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये जो फिगर है, अगर ये फिगर सही मानों में टेस्ट किया जाए तमाम लोगों का, तो ये कहीं ज्यादा आपको फिगर मिलेगा। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि लोग बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो चुके हैं पाकिस्तान में। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग घर पे आइसोलेट हो रहे हैं, अगर वो सब कुछ ठीक चलता है तो बहुत अच्छी बात है, 10, 12, 15 दिन बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी को खांसते खांसते सांस में तकलीफ होती है, तो ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां पर आपको अस्पताल का रुख जरूर करना चाहिए। किसी ऐसे बात पे ध्यान मत दीजिए कि अस्पताल मत जाना, वरना डॉक्टर्स आपको कोरोना का इंजेक्शन बता देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपकी जान को खतरा होगा अगर आपकी सांस में कमी आ रही है, आपकी ऑक्सीजन, जिस्म में जो ऑक्सीजन की तादाद होती है उसमें कमी होगी, तो आप बहुत मुश्किल में आएंगे। लिहाजा जैसे ही सांस में थोड़ी तकलीफ होती है, फौरी तौर पे अस्पताल का रुख करें,
ताकि आपको ऑक्सीजन मिल जाए और आप वेंटिलेटर पे जाने से बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी गुफ्तगू से हमारे नाजरीन के लिए भी काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, उन्हें आइडिया हो गया होगा कि कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी खतरनाक है। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, और एहतियात बरतिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। वैक्सीन अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई है, उस पर काम चल रहा है, जैसी वैक्सीन आएगी उसके बाद उसका इलाज मुमकिन हो सकेगा। फिल वक्त गैदरिंग्स को अवॉइड कीजिए, लेकिन अगर सूरत हाल इसी तरह से शिद्दत इख्तियार करती गई तो सूरत हाल लॉकडाउन की तरफ भी जा सकती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। लॉकडाउन की तरफ सूरत हाल जा तो नहीं रही, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? ऑपोजिशन है, हुकूमत है, अवाम खुद है? सियासी तौर पर जो गहमा गहमी चल रही है, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलरेडी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। ब्रेक से पहले हम कोरोना के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन सियासी तौर पर जो सूरत हाल चल रही है, ऑपोजिशन जलसों पर बज़द है, तो इसमें ऑपोजिशन जिम्मेदार है, हुकूमत जिम्मेदार है, या अवाम खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा करे? इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि सियासी तौर पर जो गहमा गहमी है, इसमें अवामी जो मफाद है वो कितना निगलेक्ट हो रहा है। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया इम्तियाज़ गुल साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार है। इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इम्तियाज़ गुल साहब, सियासी तौर पर जो सूरत हाल चल रही है इस पर तो मैं आता हूँ, लेकिन अवामी मफाद की हमेशा बात की जाती है, ऑपोजिशन की तरफ से भी, और हुकूमत भी हमेशा अवामी मफाद की बात करती है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली ऑपोजिशन की बात करें तो इस पर जल्द से जुलूस किए जा रहे हैं, हुकूमत की तरफ से पाबंदी भी लगाई जा रही है, नोटिफिकेशन जो दिए जाते हैं वो ऑपोजिशन की तरफ से मुस्तरद कर दिए जाते हैं। हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान जो इस वक्त खींचातानी चल रही है, और ऑपोजिशन जो जल्द से जुलूसों पर बज़िद है, अगर हम इसको कोरोना के साथ रिलेट करते बात करें तो क्या पाकिस्तान में कोरोना भी सियासी हो गया? देखिए, वो तो बिल्कुल जाहिर है कि कोरोना सियासी हो गया है, और सियासी अशराफिया उसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है बड़े खुद गर्जाना अंदाज में। और उसका अंदाज़ा बस सिर्फ इसी अमर से हो सकता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबा की बहन बख्तावर की मंगनी है, और उसके लिए तमाम मेहमानों को कहा गया है कि वो अपना कोरोना टेस्ट करवा के आएंगे, और सर्टिफिकेट की नेगेटिव सर्टिफिकेट की मौजूदगी ही में उन्हें घर के अंदर आने दिया जाएगा, जबकि वो जलसों में लोगों को बुला रहे हैं। खुद बिलावल साहब भी करंतना में हैं सिर्फ इसी वजह से। तो इससे तो बड़ी एक बात वाज़ेह है कि उन्हें आवाम के मफाद से कोई बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है, बल्कि इस वक्त पावर पॉलिटिक्स अपना वो जाहिर कर रहे हैं, और उसकी या इससे ज़्यादा अब क्या कहा जाए। सही। इम्तियाज़ गुल साहब, आपको याद होगा जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो खान साहब जब बात करते थे तो ऑपोजिशन हमेशा से बात करती थी जी लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अब जब लॉकडाउन की बात की जाती है, पाबंदियों की बात की जाती है, तो ऑपोजिशन बिल्कुल उसके ऑपोजिट जा रही है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? क्योंकि आप भरपूर तरीके से नजर रखते हैं सियासी सरगर्मियों पर भी, तो आपका एनालिसिस क्या है कि कोरोना के हवाले से हिज़्ब इख्तिलाफ का बयानिया क्या है? क्या ऑपोजिशन इस बार जलसों के जरिए सारी सूरत हाल को लॉकडाउन की तरफ ले जाना चाहती है? देखिए, वो तो मेरा ख्याल है 2-3 मौके पे इनके मुख्तलिफ रहनुमा वाज़ेह कर भी चुके हैं कि उनका वाहिद मकसद हुकूमत पे दबाव डालना है, भले किसी भी नाजायज़ या जायज़ तरीके से, चाहे वो मौलाना फजल रहमान हो, मरियम सफदर हों, या सिंध बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कुछ ऐसी बातें की हैं। तो बुनियादी तौर पे उनका वाहिद मतम नज़र हुकूमत को गिराना है या हुकूमत को मुश्किलात से दो चार करना है, कतई नज़र इसके कि उनके अपने जलसों ऐसे इक़दामात से आवाम पे क्या फ़र्क पड़ता है। हालांकि आवाम तो बीमार होंगे ही, लेकिन इससे जो पाकिस्तान का मफाद आमा, जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है, सेहत आमा का, वो बहुत शदीद तौर पे मुतासिर होगा। और इस वक्त जो सेहत आमा का निज़ाम है, या हमारे एजुकेशन का निज़ाम है, या हमारी दूसरी गवर्नेंस है, उसकी बुनियादी वजह तो ये बड़ी जमातें हैं जो कि गुज़िश्ता 20-25 बरसों से पाकिस्तान पे मुसल्लत रही हैं, इनके पास इक़्तिदार रहा है। और बेहतरीन मिसाल आपके सामने कराची की है, सिंध की, कि वहाँ पे 12.5 साल से एक ही जमात बरसर इक़्तिदार है, लेकिन कराची में पानी की और कचरे की अगर सूरत हाल देख लें तो वो किसी तरीके से उन नारों से, उन वादों से वो सूरत हाल मेल नहीं खाती जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो से लेके मुराद अली शाह और दूसरे लगा रहे हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान की
इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी उन्होंने जो वादे किए, जिस तरह चीखो पुकार की, तो उससे ये जाहिर हो रहा था कि जैसे कराची और सिंध के बाकी शहरों में उन्होंने दूध और शहर की नहरें बहा दी हैं, बेहतरीन गवर्नेंस है, और यही कुछ वो गिलगित बल्तिस्तान में भी करना चाहते हैं। सही। इम्तियाज गुल साहब, आपने देखा है कि जो वोटर है अभी काफ़ी बाशऊर हो गया है, पॉलिटिकल अवेयरनेस पाकिस्तानी अवाम में काफ़ी हद तक है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि जो अपोजिशन जल्द से जुलूस कर रही है उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते हैं। अब आप क्या समझते हैं कि ये जो तीनों पार्टियां जो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, उनके जो अपने बयानिए हैं वो अभी तक इतने मकबूल हैं कि अवाम की उनकी मोहब्बत में जाते हैं, या अवाम हुकूमत की परफॉर्मेंस से इतनी ज़्यादा तंग है कि वो शायद उस नैरेटिव के पीछे अपोजिशन का साथ दे रही है और जल्द से जुलूसों में जाती है? खास के हुकूमत की तरफ से कहा भी जा रहा है कि कोरोना बहुत ज्यादा है, जल्द से जुलूसों पर पाबंदी है, अवाम खुद क्यों नहीं मुजाहरा कर रही जिम्मेदारी का? देखिए, अवाम को बिलाशुबा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। उनसे ज़्यादा हमारे जो ये सियासी जो कहकशां हैं, इसके सितारे हैं, इनको भी बिल्कुल जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बाज़ रहनुमाओं को तो ये तक कहते सुना गया कि अगर हुकूमत को गिराने के लिए चंद सौ लोग बीमार भी पड़ गए तो ये कोई बड़ी कुर्बानी नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ इससे वो जाहिर होता है कि कितना कोल्ड ब्लडेड इनका रिस्पांस है या रवैया है हमारे अक्सर सियासतदानों का। हुकूमत जिस तरीके से कह सकती थी, ज़रा इब्लाग के ज़रिए, कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए आवाम से अपील कर सकती थी कि एहतियात करें, क्योंकि अगर एहतियात नहीं होगी तो इन्हीं में से इनकी अपनी ज़िंदगी, इनके रिश्तेदारों की ज़िंदगी मुश्किल में आएगी। और हम जहाँ भी जाते हैं यही बात करते हैं कि आवाम को अपनी तरफ से एहतियात ज़रूर कर लेनी चाहिए। बाकी ये कि जलसों में ज़्यादा लोग आते हैं, कम आते हैं, देखिए जलसों से किसी जमात की मकबूलियत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, बल्कि असल अंदाज़ा तो इलेक्शन के दौरान होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तो इन दो बड़ी जमातों के पास उनके अकाउंट में कोई अच्छी गवर्नेंस की मिसालें होती तो यकीनन बहुत सारे लोग इनके पास जाते, इनके जलसों में भी जाते, इनको सपोर्ट भी करते। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जिस सूरत हाल में है, तमाम इशारे बहुत ख़राब हैं, चाहे वो रूल ऑफ लॉ है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे तालीम है, चाहे गवर्नेंस है, सर्विस डिलीवरी है, चाहे पुलिस है, अब अदालतों का निज़ाम देख लो। तो बहसीत मजमूई जो 70-72 साल में ये बिगाड़ आया हुआ है, वो कोई 2-3 साल में दुरुस्त होने वाला नहीं है। उसके लिए तमाम जमातों का इत्तेफाक राय चाहिए, बल्कि हुक्मरान जमात की क्लैरिटी, जहन की क्लैरिटी भी चाहिए कि आखिर इस निज़ाम की बीमारी का असल सबब क्या है। बिलाशुबा महंगाई हुई है, चीनी आटा जो है महंगा हुआ है, दाल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन हमें यह भी जहन में रखना चाहिए कि ये कोई सिर्फ एक हुकूमत की वजह से नहीं होती। कई चीज़ें सीजनल होती हैं और कई चीज़ों में हुकूमत की जो थिंकिंग मशीनरी है, जो मनसूबाबंदी होती है, जो इससे ज़राअत से मुताल्लिक मनसूबाबंदी के इदारे होते हैं, उनकी भी नाकामी है। ज़ाहिर है बिलाशुबा। लेकिन इम्तियाज साहब, हुकूमत और ऑपोजिशन अवामी जो मसाइल हैं उनको लेकर एक पेज पर नहीं आते। कभी ऑपोजिशन की तरफ से मसला होता है, कभी हुकूमत की तरफ से होता है। अभी अगर हम इसी वीक की बात करें तो कौमी राबता कमेटी का जो इजलास हुआ था उसमें ऑपोजिशन को बुलाया गया था कि कोरोना पर हिकमत अमली तय करें, कोरोना के हवाले से चीज़ें करें, लेकिन ऑपोजिशन ने साथ नहीं दिया। हुकूमत करती है लेकिन ऑपोजिशन साथ नहीं देती। तो अब हुकूमत को क्या इकदाम फिर करने चाहिए? देखिए, हुकूमत तो यही कर सकती है कि एक तरफ अपनी तरफ से गुड गवर्नेंस या अच्छी हुकूमतकारी, जिसमें कीमतों पे कंट्रोल भी शामिल है, जिसमें अच्छी सर्विस डिलीवरी शामिल है, वो बेहतर करे। साथ साथ वो अपील करती रहे सियासी जमातों से, अपोजिशन जमातों से कि आप आएँ, हमारा साथ दें। लेकिन अगर अपोजिशन जमातों ने मैं ना मानूं और एक ज़िद्दी बच्चे की तरह महज अपने बयानिए पे वो डटी रहीं, तो ज़ाहिर है उससे कोई मसाइल बेहतर नहीं होंगे। एक बड़े डायलॉग की ज़रूरत है। उस डायलॉग में तमाम लोगों को बुर्दबारी का और बड़े दिल का मुजाहरा करना होगा, वज़ीर आज़म समेत। थोड़ा सा अपने रवैयों में लचक दिखानी होगी ताकि एक दूसरे को एकोमोडेट करके एक दूसरे के आंखों में आंखें डाल के बात तो कर सकें। यकतरफा तौर पे बड़ा मुश्किल होगा मौजूदा हुकूमत के लिए तमाम मसाइल पे हल पाना। बुनियादी इस्लाहात पे हमें बताया जा रहा है काम हो रहा है ताकि हुकूमत की, रियासत की आमदनी में इजाफा हो, डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन
बाकी जो इस मुल्क में के जो बुनियादी निज़ाम है, जैसे प्रोक्योरमेंट सिस्टम है जिसमें सरकारी डिपार्टमेंट्स में आधे से ज़्यादा पैसे चंद जेबों में चले जाते हैं, फिर जो अप्रूवल्स का निज़ाम है, एक एक छोटे मंसूबे के अप्रूवल में और उसकी एग्जीक्यूशन में एक एक साल लग जाता है। तो ये बड़े बुनियादी किस्म के निज़ाम, स्मार्ट गवर्नेंस की तरफ अगर हुकूमत ना गई, जैसे कि दूसरे मुल्कों में होता है कि सब कुछ नेट पे डाल दिया गया है और डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई हैं और हर चीज़ नेट के ज़रिए आपको मिल रही है, चाहे अलीबाबा है, अमेज़ॉन है। हमारे यहाँ अभी भी हम फाइलों में घिरे हुए हैं, फाइल एक जगह बनती है, वहाँ से चलती है, चलते चलते अपनी मंजिल पे पहुंचती है, वहाँ फिर कुछ एतराज लग जाता है, फिर वापस। लेकिन इम्तियाज साहब, डोंट यू थिंक सो कि पीपल नीड्स मोर अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस, कि हम स्मार्ट गवर्नेंस की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो कोरोना में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम बेहतर तरीके से नहीं चल सका, तो जो स्मार्ट गवर्नेंस आएगी वहां पर लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे? लोगों को भी तो थोड़ा सा बाशोर बनाने की जरूरत। स्मार्ट गवर्नेंस का ताल्लुक हुकूमती मामलात से होता है और तालीम जो है वो एक और इशू है। तालीम के साथ आपके करोड़ों बच्चे वाबस्ता होते हैं, उसके लिए आपको बुनियादी इंटरनेट की हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए। वो पाकिस्तान में अब तमाम लोगों के पास इतने तो वसाइल तो नहीं, हर एक के पास लैपटॉप नहीं, हर एक के पास हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है। फिर ख़ास तौर पे बड़े शहरों से आप बाहर निकल जाएं तो इंटरनेट की स्पीड वैसी कमज़ोर पड़ जाती है। वो दो मुख्तलिफ मसाइल हैं। स्मार्ट गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि आपको एक मसला नज़र आया, आपने उस पर एक फ़ैसला किया और फैसले पे अमल दरामद के लिए फिर आपने टेंडर्स तलब किए और टेंडर्स का फैसला आपने महीने 2 महीने में करके उस पर अमल दरामद करवा दिया। ये स्मार्ट गवर्नेंस होती है। ये नहीं होता कि एक फैसला आपने मसला आइडेंटिफाई किया और फिर 3 साल 4 साल के बाद कहीं जाके उस पर अमल दरामद की बारी आती है। अच्छा इम्तियाज साहब, अभी जो सूरत हाल चल रही है, अब क्या पीडीएम के खिलाफ, ऑपोजिशन के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है? हुकूमत फिर कानून का सहारा लेगी? देखिए, जब जलसे जुलूस तो जमहूरियत का बुनियादी खासा होते हैं, एहतजाज, जलसा, रैली, इस पे तो पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। अब अगर लेकिन कोरोना के पेश नज़र लगाई जा रही है ना कि लोगों के हुजूम और इज्तिमा पर पाबंदी लगाई जा रही है। जी बिलाशुबा, उसमें उसके हवाले से तो बाकायदा पार्लियामान में कानून साजी भी हुई है ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, तमाम जो कवायद तरीक़ाकार तय किया गया, हिदायत है, उन पर अमल दरामद किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए बिलाशुबा कोई ऐसे अहकामात जारी करवाए जा सकते हैं मफाद आमा के तहत, और मफाद आमा के तहत तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 183(4) जो कि सुओ मोतो होता है, खुद नोटिस, वो भी ले सकती है। तो बिलाशुबा किसी न किसी तरीके से तब सियासी जमातों को, आम लोगों को कानून के ज़रिए पाबंद ज़रूर किया जा सकता है। आखिरी सवाल इम्तियाज गुल साहब, हुकूमत किस तरह से बेहतरी ला सकती है? शुरू से ये बात हो रही है कि जी हुकूमत सिर्फ एहतसाब पर तवज्जो दे रही है, गवर्नेंस को बेहतर करने की ज़रूरत है, अवामी मसाइल को एड्रेस करने की ज़रूरत है, मुआशी तौर पर हम उस तरह से स्ट्रांग नहीं है। हुकूमत किन ग्राउंड्स पर मजीद काम करे तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? कहाँ लैग कर रही है हुकूमत अभी तक? वो देखिए, कोई एक टीवी प्रोग्राम में एक सेगमेंट में तो ये बात नहीं हो सकती है। जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ ना कुछ इस्लाहात पे काम हो रहा है, लेकिन जो इस माशरे में, पूरे कारोबार में कार्टल्स जो होते हैं, जो इजारादार गिरोह होते हैं, उनके साथ महज हुकूमत अकेले नहीं लड़ सकती। ये कार्टल्स या जो इजारादार गिरोह होते हैं, चाहे सीमेंट है, चीनी है, आटा है, दालें हैं, इम्पोर्टर्स हैं, इनकी बहुत बड़ी लॉबीज होती हैं। उनके नुमाइंदे हुकूमतों के अंदर भी बैठे होते हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी बैठे होते हैं। इनसे लड़ना आसान नहीं होता है। अलबत्ता पार्लियामान के ज़रिए जब तक कानून साजी, नए कवानीन, नए ज़वाबित ना लाए जाएं, उस वक्त तक बड़ा मुश्किल होगा आवाम को अच्छी हुकूमत कारी फराहम करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्ज़कार हैं। सियासी तौर पर जो सूरत हाल चल रही है उस पर बात कर रहे थे कि अपोजिशन और हुकूमत की जहाँ तक बात है तो मुज़ाकरात की ज़रूरत है, एक बड़ा डायलॉग होना चाहिए ताकि सूरत हाल बेहतर हो सके। और कोरोना की जो सिचुएशन चल रही है, कोरोना की वजह से आवाम को भी एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, और साथ ही साथ चीज़ें इतनी जल्दी बेहतर नहीं होती हैं। हमें चाहिए कि मुल्क को स्मार्ट गवर्नेंस की तरफ लेकर जाएँ, हुकूमत इन तमाम तर मामलात पर तवज्जो दे तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।